Hello everyone, my name is Yogeshwar and in today's video we are going to cover chapter Contemporary South Asia। जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसी का ये चैप्टर है। तो ये हमारा बोर्ड्स और CUET दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम पूरे तरीके से इस वीडियो के अंदर क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ ये जो वीडियो है ये वन शॉट वीडियो रहेगी, यानी कि इसके अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इसी के साथ साथ इसी के एंड में मैंने एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चन हैं वो भी ऐड कर रखे हैं। यदि आपको वो सब चाहिए तो उसकी जो PDF वगैरह का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए तो आज का जो चैप्टर है उससे शुरू करते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है। तो साउथ एशिया क्या है, यही जो हमारा कंट्री है इंडिया, ये कहाँ पे आता है, ये आता है साउथ एशिया में। तो आप ये मान लीजिए कि इंडिया और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वही आती हैं किसके अंदर, साउथ एशिया के अंदर। तो यही इसके अंदर बता रखा है कि व्हाट इज साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के अंदर आती हैं 7 कंट्रीज़। कौन कौन सी? सबसे पहला तो हमारी इंडिया, भारत, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है। अब इन्हीं सब के बारे में, इनके अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा चलता है, सभी के एक दूसरे के साथ आपस में जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, इसी के साथ साथ आपस में इनके जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं वो किस किस चीज़ को लेके चलते हैं, उसी के बारे में सारा का सारा चैप्टर है। ठीक है। तो यही बता रखा है कि यहाँ पे लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग अलग हैं, डाइवर्स कल्चर चलता है यहाँ पे। तो अगली चीज़ बता रखी है कि बॉर्डर्स कौन कौन से। तो ये जो है ये है नेचुरल बॉर्डर्स, यानी कि कौन सी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो इसका बॉर्डर बनाती हैं। तो हमें ऑब्वियसली पता है कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर क्या आता है, यहाँ पे हिमालयाज आते हैं, तो ये बाउंड्री बनाते हैं। साउथ के अंदर हमें पता है क्या है हमारा यहाँ पे, ये है इंडियन ओशन। अब इसी के अंदर जो एक साइड है, जैसे कि हमें पता है कि जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड के अंदर आता है बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्ट साइड है उसके अंदर क्या आता है, अरेबियन सी। तो यही बता रखे हैं कि बॉर्डर्स बनाते हैं किसका, साउथ एशिया का। अब अगली चीज़ है कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा चलता है। तो देखिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है हर कंट्री का वो डिफरेंट है। ये जो 7 कंट्रीज़ हैं इनके अंदर अलग अलग हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। जैसे इंडिया, ऑब्वियसली हमें पता है क्या है, डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, मिलिट्री और सिविलियन रूल, यानी कि यहाँ पे कभी मिलिट्री रूल चलता है, कभी सिविलियन रूल चलता है, तो वो ऊपर नीचे यहाँ पे चलता रहता है। नेक्स्ट इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है। यहाँ पे भी बीच बीच में जो डेमोक्रेसी है इसके बीच में बहुत सारी रुकावटें आती रहती हैं, वो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या आई है। नेक्स्ट है श्रीलंका, वहाँ पे ठीक ठाक डेमोक्रेसी चल रही है, हालांकि इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही वहाँ की इस टाइम पे। अगला है नेपाल। नेपाल के अंदर भी क्या है कि पहले एक टाइम पे मोनार्की हुआ करता था, हिंदू राष्ट्र था एक हिसाब से आप कह सकते हो, और मोनार्की के बाद फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फिर से मोनार्की बन गया था, और फिर इसने आया किस पे, डेमोक्रेसी पे। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, अभी आपको समझ में ना आया हो तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आगे चल के हम इन डिटेल में करने ही वाले हैं। फिर इसके बाद है भूटान। भूटान शुरू में मोनार्की था, आज डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट है मालदीव्स। तो मालदीव्स के अंदर आज के टाइम पे क्या है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है वो चलती है। एक टाइम पे मालदीव्स जो था वो सल्तनत हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अब यही बता रखा है, इंडिया और श्रीलंका के अंदर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पे पीरियोडिक मिलिट्री रूल चलता है, पता है हमें, कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, कभी जो डेमोक्रेसी है वो आ जाती है। नेक्स्ट है नेपाल और भूटान। अब यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है किससे, मोनार्की टू डेमोक्रेसी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसी के अंदर हमें पढ़ना है क्या, इसी के अंदर हमें पढ़ना है सार्क के बारे में भी। सार्क क्या है, सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इन्हीं का ग्रुप है, इसकी भी बात करेंगे अभी। ठीक है। तो यही बता रखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। ये जो मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ ये सिर्फ ओवरव्यू है, आपकी बुक के भी शुरुआत में दे रखा है। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम इन डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला जो इनमें डिस्प्यूट चलता है वो है बॉर्डर को लेके, एक दूसरे, अब ऑब्वियस सी बात है नेबर्स हैं, तो आपको पता है कि जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, आपस में झगड़ा चलता रहता है, वैसे कंट्रीज़ का भी चलता रहता है। सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है, वो है बॉर्डर्स का इशू। तो हमें पता है कि बॉर्डर्स के अंदर क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान का हमें ऑब्वियसली पता है कि जो कश्मीर वाला रीजन है उसको लेके बहुत झगड़ा चलता है। अब देखो जैसे आपको पता होगा कि जो इंडिया था, जैसे कि हम मान लेते हैं ऊपर से ये इंडिया का कश्मीर वाला रीजन है, तो इस कश्मीर वाले रीजन के अंदर क्या हिसाब किताब है कि शुरुआत में जो कश्मीर के अंदर
47 के 1947-48 के टाइम पे यहाँ पे जो पाकिस्तान वाले थे उन्होंने अटैक किया और इसको पीओके बना लिया था, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो कश्मीर वाला हिस्सा है, कश्मीर का हमें पता है कि शुरुआत में कश्मीर हिस्सा था नहीं, बाद में बनाया गया था। तो कश्मीर के अंदर आपको ऑब्वियसली पता है हरी सिंह वाली कहानी, पहले जो बुक है जिसके अंदर हमने देखा है जो इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस है, जिसमें कश्मीर के बारे में इन डिटेल दे रखा है, वहाँ से आप पढ़ के आए होंगे, तो वही बता रखा है। तो कश्मीर है, कश्मीर को लेके पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा है, ऑब्वियसली ये इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन इस चीज़ को लेके वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली डिस्प्यूट चलता रहता है। यहाँ पे हमें पता है जो लाइन बनती है वो कौन सी है, वो है LOC। और इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी लाइन बनी हुई है, जो इसके अलावा लाइन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो इनके ऊपर डिस्प्यूट चलता रहता है पाकिस्तान की तरफ से। आपको पता होगा कि सीज़ फायर तोड़ दिया, वहाँ पे फायरिंग हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें पता है कि कारगिल वॉर भी हुआ था, और पाकिस्तान के साथ तो इससे पहले भी लड़ाई कर चुके हैं, पता है हमें। जो 1965 था उसके अंदर भी लड़ाई हुई थी, और फिर इसके बाद 1971 में भी हुई थी, जिसके अंदर अल्टीमेटली क्या बन गया था, अल्टीमेटली एंड में जो बांग्लादेश है वो लिबरेट हो गया था, इसीलिए इसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम सब इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो झगड़ा है हमें पता है ऑब्वियसली किसके बीच चलता रहता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलता है। नेक्स्ट है इंडिया और चाइना। अब देखो यहीं पे ही ये वाला जो रीजन है, जैसे कि हमने ये यहाँ पे जो रीजन है, इस रीजन को, ये जो मैंने अभी मार्क किया है, दिस इज अक्साई चिन। अब ये जो अक्साई चिन रीजन है ये है इंडिया का पार्ट, लेकिन इसको ऑक्यूपाई किसने कर रखा है, चाइना ने। तो चाइना के साथ भी यहाँ पे एक डिस्प्यूट चलता है। दूसरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम देखते हैं ऐसा करके कुछ हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हिसाब किताब है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पे एक स्टेट है, पता है ना आप सभी को, यहाँ पे जो स्टेट है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी डायरेक्ट बाउंड्री लगती है यहाँ पे किस कंट्री से, वो है चाइना। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी जो जगह है, बहुत सारी जो ज़मीन है, उसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसीलिए इन चीज़ों को लेके हमारा चाइना के साथ भी डिस्प्यूट चलता है। फिर अगला आता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ हमारा इनक्लेव्स को लेके कुछ झगड़ा चलता था। इनक्लेव्स क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है और ये मान लेते हैं कि बांग्लादेश है, ठीक है। अब इसी के अंदर जैसे देखो ये है इंडिया और ये है बांग्लादेश। अब इंडिया की कुछ टेरिटरीज होंगी जो बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश की कुछ टेरिटरीज होंगी जो इंडिया के अंदर है। मतलब कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इंडियन हैं और यहाँ पे जो रहते हैं वो बांग्लादेशी। तो इनको लेके भी आपस में कि भाई अब ये है तो चारों तरफ से तो दूसरे लैंड से घिरा हुआ है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इनक्लेव्स हैं इनको लेके आपस में झगड़ा चलता रहता है। फिर इसी को लेके इंडिया ने आपस में एक्सचेंज की थी 2015 के अंदर। ये झगड़ा एक हद तक सुलट गया, हालांकि इन रियलिटी आज भी कुछ इश्यूज हैं इन चीज़ों को लेके जो चल रहे हैं, लेकिन हाँ NCERT में लिखा हुआ है तो हम भी यही मानेंगे। नेक्स्ट आता है वाटर डिस्प्यूट। अब वाटर डिस्प्यूट क्या है, अब देखो भाई किसी भी कंट्री के लिए नेसेसिटी है वाटर। अब एक तरफ हमें पता है कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर से एक रिवर निकलती है उसका नाम है इंडस, और एंड में चली जाती है पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के अंदर वही नदी लाइफलाइन बन के काम करती है। मतलब पाकिस्तान के अंदर यदि इस नहर का पानी ना जाए, नहर कह रहा हूँ नदी का पानी ना जाए, तो आप ये मानिए कि उस कंट्री का सर्वाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इस चीज़ को लेके इंडिया और पाकिस्तान में झगड़ा चलता रहता है। बाद में इसी चीज़ को सुलटाने के लिए क्या कर रखी है इन्होंने आपस में, इंडस वाटर ट्रीटी कर रखी है। अभी हम पढ़ेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी होती क्या है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है हमारा गंगा। गंगा को लेके भी जो बांग्लादेश है उसके साथ डिस्प्यूट चलता रहता है। फिर फरक्का ट्रीटी कर रखी है। फिर इसके बाद अगला जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है हमें पता है जो तिब्बत एक टाइम पे तो अलग से ही कंट्री था, अब तो चाइना के पास है। तिब्बत के अंदर से यारलुंग सेंगपो नाम की रिवर बन के ओरिजिनेट करती है। उसके बाद इंडिया के अंदर ये एंटर करती है। इंडिया के अंदर एंटर करने के बाद शुरू में दिहांग होती है, फिर जब ये आसाम प्लेन्स में जाती है तो ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। अब वहाँ पे भी चाइना का और इंडिया का डिस्प्यूट चलता रहता है। तो यही बता रखा है, इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में हुई है। अभी हम इसको इन डिटेल में देखेंगे, जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और फरक्का बैरेज जो है किसके बीच में है, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट है इन देशों के आपस में झगड़े क्या चलते हैं, जो अंदर है इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या चलती हैं। तो सबसे पहला तो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आपस में एथनिक ग्रुप्स होते हैं उनकी आपस में लड़ाई चलती रहती है।
तो सबसे पहले श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक तो हैं तमिल्स और एक है सिन्हालीज। इनका आपस में झगड़ा चलता रहता है। तमिल्स वालों ने ही आगे चल के हम देखेंगे एक LTTE ग्रुप बनाया था, जो एक टेररिस्ट टाइप का ग्रुप बन गया था। प्रभाकरन उसका लीडर था। बाद में चल के उसको एलिमिनेट किया जाएगा, उसको लेके भी काफ़ी झगड़ा होगा, उसको हम देखेंगे। फिर है इंडिया। इंडिया का हमें ऑब्वियसली पता है, नक्सलाइट रिबेल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर है। नक्सलबारी रीजन जो है वहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, इसलिए नक्सलाइट्स बोलते हैं। फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान का एक रीजन है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वॉन्ट्स टू बी अ सेपरेट नेशन, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो इसीलिए वहाँ पे भी ये जो झगड़ा है उनका आपस में चलता रहता है। अब इसी को, ये जो सारे झगड़े हैं, इन्हीं को देखते हुए ये जो कंट्रीज़ हैं, इन सब का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अलग अलग है, ठीक है। और इसी के चलते अब ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का, वो सिर्फ पॉलिटी को अफेक्ट नहीं करता, उसकी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो भी एक हद तक चेंज होते रहते हैं। अभी हम उसकी इन डिटेल में बात करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ मैंने बताई थी कि हमें पढ़ना है किसके बारे में, सार्क के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है कि सार्क क्या है, इन्हीं जो कंट्रीज़ हैं इन्हीं का आपस में ग्रुप है। तो सार्क के अंदर ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो सार्क जो था कब बना था, 1985 में बना था। इसी के साथ साथ किससे बनाया गया था, इसे सार्क चार्टर से बनाया गया था। ढाका के अंदर समिट जो हुई थी उसी से बनाया गया था। इसके बाद इसमें क्या हुआ है, शुरुआत में इसके अंदर यही 7 कंट्रीज़ थी, समझे। अब लेकिन इसके टाइम पे एक कंट्री और ऐड हो चुकी है, जो आपने शायद यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख रही हो, वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान भले ही हमने जो ऊपर 7 कंट्रीज़ पढ़ी हैं उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन सार्क का हिस्सा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसने कब ज्वाइन किया है, इसने ज्वाइन किया है 2006 के अंदर। तो सार्क के अंदर आज के टाइम पे ये कंट्रीज़ हैं। इसी के साथ साथ जो सार्क है, सार्क का यदि आपसे पूछ ले हेडक्वार्टर किधर है, तो हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ है, वो है काठमांडू के अंदर, समझे। ये मत लिख देना वहाँ पे कि जो उसका हेडक्वार्टर भी है वो ढाका के अंदर है। ढाका समिट से वो बना है। सबसे पहला जो समिट था, फर्स्ट समिट जहाँ पे सार्क चार्टर साइन हुआ है, वो ढाका में है, लेकिन जो उसका हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है, नेपाल के अंदर। इसी के साथ साथ इन्होंने आपस में ये सब जो ट्रेड डील्स वगैरह करते हैं, इसी के लिए इन्होंने 2004 में 2004 में साफ्टा साइन किया था। व्हाट इज साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं क्या होते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब है कि आपस में एक दूसरे देश के अंदर जो सामान भेजने पे एक्स्ट्रा टैरिफ्स, टैक्स वगैरह लगते हैं वो नहीं लगाएंगी कंट्रीज। तो यही सार्क के गोल क्या हैं, तो 3 गोल हैं। फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड इज पीस एंड थर्ड इज डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली ट्रेड के लिए हमने देख लिया क्या साइन किया इन्होंने, साफ्टा साइन किया है। पीस के लिए क्या करते हैं, पीस के लिए देखा है हमने, अभी अभी देखो हमने देखा था कि ट्रीटी साइन कर रखी है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर रखी थी हमने, याद है ना। इसी के साथ साथ फ़र्क का ट्रीटी हमने साइन कर रखी थी। ये सब किस चीज़ के लिए है, ये सब ऑब्वियसली किस चीज़ के लिए है, पीस बनाने के लिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए भी ये लोग कंट्रीज़ आपस में क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोलेबरेट करती हैं, ग्रुप्स बनाती हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस करती हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स करती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर की एग्रीमेंट्स क्या हैं। देखो अब मैं पढ़ाता हूँ आपको। की एग्रीमेंट में एक जो एग्रीमेंट है जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये की एग्रीमेंट्स में से एक है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका ईयर आपको जरूर याद रखना है, कब हुई है, वो ये 1960 के टाइम पे, 1960 के अंदर हुई है, ठीक। नेक्स्ट है शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट भी किसके बीच हुआ है, वो भी हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच आफ्टर द वॉर ऑफ 71। फिर है साफ्टा, हमने देखा था कि फ्री ट्रेड करने के लिए है। अब याद रखना है कि ये जो साफ्टा है 2004 में साइन हुआ है। इसी के साथ साथ 2006 में किसने आगे ज्वाइन किया है, वो किया है अफगानिस्तान ने। किसको, सार्क को, समझे। इसी के साथ चैलेंजेस क्या हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा चलता है, ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन लाइक एशियान, मतलब कि जितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप एशियान है उतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप हमारा सार्क नहीं बन पा रहा है। अब इसके अंदर अगला बता रखा है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस क्या क्या है। तो ये टाइमलाइंस देखो, अभी ये जो है आपको शायद
याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस पूरे चैप्टर को कवर कर लोगे तो आपको अपने आप ही ये याद रहने लग जाएंगे, समझे। 47 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 60 में ट्रीटी, कौन सी, इंडस वाटर ट्रीटी, 62 में चाइना के साथ वॉर, 65 में पाकिस्तान से वॉर, 71 में फिर बांग्लादेश को लिबरेट कराया, 85 में सार्क बना, 98 में इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट करे। याद होगा आपको कि न्यूक्लियर टेस्ट कौन कौन से थे। अब न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर जो इंडिया था वो थोड़ा सा टाइम पहले सक्सेसफुल हुआ था, ऑपरेशन शक्ति। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो गया था। फिर इसके बाद 99 के अंदर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुई जिसमें इंडिया जीत गया था, और 2004 के अंदर क्या साइन हुआ, साफ्टा साइन हुआ। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। ये यदि आपको अभी याद नहीं भी रह रही है, देखो वैसे आप सब कुछ पढ़ के आ चुके हो, लेकिन याद नहीं भी रह रही है तो आप जब ये टॉपिक कवर कर लोगे, जब ये क्लास ओवर होगी, तब आपको अपने आप याद रहेगा कि कौन सी चीज़ कब हुई है, समझे। अब वन बाय वन करके हम देखते हैं कि किस कंट्री के अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारा पाकिस्तान, पड़ोसी। तो ये पाकिस्तान है। अब ये जो पाकिस्तान है बना कब है, तो ये बना है 14 अगस्त 1947 को। अब ये मैंने क्यों कहा है बना है, क्योंकि पाकिस्तान वॉज नेवर अ कंट्री, वो इंडिया का ही पार्ट था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बाद में ही जब मुस्लिम लीग नहीं मानी तो मार पीट के क्या किया गया, फिर लास्ट में एक ही सॉल्यूशन बचा कि हाँ अलग से कंट्री बना दो, तो अलग से कंट्री बना दिया इनका। अब इसके अंदर क्या है कि ये शुरुआत में जब बना तो इसके अंदर क्या हिसाब किताब था, देखो ये जो कंट्री है शुरुआत में इसके अंदर बोला गया था कि डेमोक्रेसी रहेगी, लेकिन हमेशा ये जो कंट्री है इसके अंदर डेमोक्रेसी ने स्ट्रगल किया है, मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। उसके रीजंस क्या हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, वो भी हम इन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला रीज़न तो है कि इसका जो नेशन है जिस टाइम पे बना है उसके अंदर शुरुआत से ही जो मिलिट्री की अपहोल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग रही है, तो इसलिए जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग रहे हैं। तो अल्टीमेटली कोई भी आदमी यदि स्ट्रांग होता है तो चाहता है कि पावर मेरे पास ही रहे, तो इसलिए यहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो पावर को बीच बीच में आगे हथियाएंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे असैसिनेशन वगैरह भी होंगे, तो ये सारा काम चल रहा है। अब ये बना, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, अच्छा कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान कौन है। अब कुछ लोग कहेंगे जिन्ना है, इट इज़ नॉट जिन्ना, इट इज़ लियाकत अली खान, समझे, इट इज़ लियाकत अली खान। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे फिर, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल, समझे। जो मोहम्मद अली जिन्ना है, लोगों को लगता है कि भले ही उन्होंने देश बनाने में योगदान दिया हो पाकिस्तान को, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल, नॉट पीएम। फिर इसके बाद 56 के टाइम पे कौन बनेंगे, 56 के टाइम पे मिर्ज़ा का टाइम आएगा, तो पीएम मिर्ज़ा वॉज देयर, ठीक है। अब पीएम मिर्ज़ा जो होंगे इन्हीं के टाइम पे इनका एक मिलिट्री जनरल होगा, ठीक है। पीएम मिर्ज़ा जो है 1956 के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, उस टाइम पे एक पीएम होंगे, उनका नाम होगा पीएम मिर्ज़ा। अब पीएम मिर्ज़ा जो हैं, पीएम मिर्ज़ा के एक मिलिट्री जनरल हैं, पीएम मिर्ज़ा के मिलिट्री जनरल हैं, और उन मिलिट्री जनरल का क्या नाम है, उनका नाम है अयूब खान। अब ये जो नाम है आपको याद रखना है, क्योंकि ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझे। तो वो है अयूब खान, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है अयूब खान। तो अयूब खान है, और अयूब खान कहेगा कि ये जो मिर्ज़ा है ही हैज़ रूल्ड इनफ, मतलब रूल्ड इनफ क्या, मतलब इनका जो टाइम है वो काफ़ी रह चुका है, अब जो असल में पावर है वो मेरे को ले लेनी चाहिए, तो देन ही विल केम टू पावर। अब ये जो मिर्ज़ा है इनको हटा दिया जाएगा और पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा मिलिट्री रूल। अब अयूब खान जैसे ही लीडर बनेंगे तो ही विल रूल फ्रॉम 1956 टू 69। तो अब देखो, तो अब जितनी भी राम कहानी है आप देख लीजिए, 56 से 69 के बीच इंडिया और पाकिस्तान का जो भी कुछ होगा उसमें लीडर कौन रहेगा, अयूब खान। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार आता है, ठीक है, कि अब इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच हुई, 65 के वॉर के टाइम पे पाकिस्तान का जो लीडर है वो कौन था, तो ऑब्वियस सी बात है कौन था, अयूब खान था। अब अयूब खान के टाइम पे इंडिया के साथ मेन चीज़ें क्या हुई हैं, तो सबसे पहला तो हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी। अब कहोगे कितनी बार बता लिया, हाँ भाई बताना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस वाटर ट्रीटी, अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये कब हुई है,
इंडस वाटर ट्रीटी हुई है 1960 के अंदर, और 1960 के अंदर जब हुई है तो इसके अंदर दो कंट्रीज़ आई हैं, एक तरफ से गया है हमारा इंडिया, दूसरी तरफ से गया है पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से कौन गया है, तो इंडिया की तरफ से गए हैं जवाहरलाल नेहरू। हमें पता है नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम, और अंटिल 1964 तक जो पीएम रहे हैं वो नेहरू ही हैं, तो ऑब्वियसली कौन जाएंगे, नेहरू जाएंगे। और दूसरी तरफ से कौन आएगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान से आएगा अयूब खान। ठीक है, तो पाकिस्तान से आया अयूब खान और इंडिया से कौन गया, जवाहरलाल नेहरू। और इन दोनों को बीच में आके जो मीडिएटर का काम है वो किसने किया, तो वो किया हमारे वर्ल्ड बैंक ने। समझे, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का काम किया है। ये भी शायद सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल कि बीच में मीडिएटर कौन रहा था, तो इट वॉज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने आके ट्रीटी कराई थी। अब देखो ये जो इंडस रिवर सिस्टम है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना दूँ, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ से जो रिवर है ऐसे करके निकलती है एंड इट इज़ कॉल्ड इंडस रिवर। ठीक है, अब ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के अंदर यहाँ पे ऐसे करके देखो 3 4 5 6, अब ये सिर्फ समझाने के लिए, इनका जो असल में पाथ है वो थोड़ा अलग है। ये 6 रिवर्स हैं। अब ये जो 6 रिवर्स हैं, इन को लेके आपस में झगड़ा चलता रहता है इंडिया और पाकिस्तान का। तो वर्ल्ड बैंक ने आके कहा कि 3 कंट्रीज दे देते हैं इंडिया को, ठीक है, और 3 ही कंट्रीज किसको दे देते हैं, 3 कंट्रीज दे देते हैं हम पाकिस्तान को। तो इंडिया को जो 3 कंट्रीज मिली वो कौन कौन सी हैं, तो उसको आप याद रख सकते हो RBS से। RBS, आर से क्या है, रावी, बी से क्या है, ब्यास, और एस से क्या है, सतलुज। और दूसरी तरफ ऊपर की जो 3 कंट्रीज हैं जिसको हम बोल सकते हैं IJC, क्या है वो, इंडस, झेलम और इसी के साथ साथ चेनाब। ये जो 3 रिवर्स हैं ये किसको दे दी, ये दे दी पाकिस्तान को, और ये जो 3 रिवर्स हैं ये किसको दे दी, इंडिया को। मतलब क्या है कि इनके पानी के ऊपर इंडिया जो चाहे वो कर सकता है, इन सब के ऊपर इंडिया डैम ना बनाए, क्योंकि डैम वगैरह बना देंगे तो पाकिस्तान के अंदर समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बीच में आया कौन, वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने कहा दैट आई एम द गारंटर ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, याद रखने का तरीका यही है। नेक्स्ट, यदि हाँ ऐसे याद ना रहे तो आप इसको सरब से भी याद रख सकते हो, सा-रा-ब। क्या है, सा से है सतलज, रा से रावी, और बी से क्या है, ब्यास। तो याद रख लेना, बाकी जो बची हुई तीनों किसकी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पाकिस्तान की। ठीक है, तो अब ये सारा काम हुआ। नेक्स्ट अयूब खान के टाइम पे क्या काम हुआ है, तो भाई 1965 का जो वॉर हुआ है, पता है ना कि जो इंडो पाक वॉर हुआ है, किसका, ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का। वो भी किसके टाइम पे हुआ है, अयूब खान के टाइम पे हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब 1969 में चल के क्या होगा, 1969 में अयूब खान है, अयूब खान का एक मिलिट्री लीडर होगा। एक तरफ है हमारा अयूब खान, और अयूब खान का एक मिलिट्री लीडर है, यहाँ पे दिखाता हूँ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है याह्या खान। तो समझे, जो अयूब खान है, अयूब खान के ही मिलिट्री लीडर का नाम है, या फिर हम कहें मिलिट्री जनरल का नाम है, क्या नाम है, वो नाम है याह्या खान। तो याह्या खान आएगा और कहेगा कि भाई जो पाकिस्तान की आवाम है उसके लिए मेरा संदेश है कि मैं यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा दूंगा, तुम्हारे देश के अंदर पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा दूंगा। तो पाकिस्तान के लोग इसे सपोर्ट करेंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, इलेक्शन होंगे। तो अब अगला जो हिस्सा बनता है इसका, वो बनता है 1970 का इलेक्शन। अब देखो पाकिस्तान भी जो है, पाकिस्तान भी एक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी 2 हिस्से बने हुए हैं। जैसे कि हम बनाते हैं कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा, जैसे कि ये वाला इंडिया का जो हिस्सा है, अभी आप ड्राइंग को थोड़ा देखिए, ठीक है, वैसे तो काफ़ी सुंदर ड्राइंग है, पर खैर अब देखो ये जो हमारा इंडिया बना है इसके अंदर क्या हिसाब किताब है कि यहाँ पे एक कंट्री है, मतलब अब कंट्री है, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे एक हिस्सा है पाकिस्तान का और यहाँ पे एक हिस्सा है पाकिस्तान का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये आता है किधर, वेस्ट में, तो इसको बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान, और ये आता है ईस्ट में, तो इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान। ये समझाने के लिए बना है, तो समझ गए होंगे आप। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पाकिस्तान में 2 हिस्से हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, फर्स्ट वन इज़ वेस्ट पाकिस्तान, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है,
जो आगे चल के बनेगा बांग्लादेश, पर अभी नहीं बना है, याद रखनी है ये बात। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान में जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसका नाम है PPP। अब ये क्या है PPP? तो ये है पाकिस्तान पीपल पार्टी। क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है जो वेस्ट पाकिस्तान की। दूसरी तरफ है ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आवामी लीग, या आपने सुना भी होगा नाम, आवामी लीग। ठीक है, तो अब ये दोनों जो पार्टीज हैं इलेक्शन लड़ेंगी। अब जो दूसरी तरफ है वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो लीडर होगा, यानी कि PPP का जो लीडर है वो कौन है? वो है जैब। अब कहोगे जैब कौन है? जैब कोई नहीं है, जैब इज जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो। नाउ नेक्स्ट इज आवामी लीग। आवामी लीग के अंदर कौन है? तो आवामी लीग के अंदर है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो मैं अभी उसे सिर्फ शेख मुजीब लिखूंगा, तो समझ जाना आप क्या है, शेख मुजीबुर रहमान है। तो यहाँ पे जैब और दूसरी तरफ कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, SMR है। तो अब इन दोनों की आपस में आप ये मान लीजिए कि मतलब दोनों अलग अलग हिस्सों में इलेक्शंस लड़ेंगी, और असल में जो मेजॉरिटी आएगी वो किसकी आ जाएगी? वो आ जाएगी शेख मुजीबुर रहमान की। लेकिन ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा है, इट वॉज ए नेगलेक्टेड रीजन, इनकी ज़्यादा कोई बात सुनता है नहीं, तो शेख मुजीबुर रहमान को ये बात पसंद नहीं आएगी। 1970 के अंदर जो मेजॉरिटी है वो किसकी आ गई? वो आ गई इसकी। तो कायदे से PM किसको बनना चाहिए? वो बनना चाहिए शेख मुजीबुर रहमान को, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि याह्या खान कहेगा आगे, ये जो है ना याह्या खान आगे बोलेगा कि यहाँ का जो इलेक्शंस है वो क्या है? वो है इलीगल। इलेक्शंस को इलीगल डिक्लेयर कर देगा, और जैसे ही इलीगल डिक्लेयर करेगा वैसे ही ये जो झगड़ा है शुरू हो जाएगा। किसका झगड़ा शुरू होगा? अब पाकिस्तान का, और इसी के साथ साथ बांग्लादेश जो बनने वाला है उसका। यानी कि बोल सकते हो कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? अब एनिमी बन जाएंगे। समझे? अब ये वर्सेस हो जाएगा, एक हिस्सा नहीं रहेगा, आपस में इनके भिड़ंत होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली चल के फिर क्या होगा? हमें पता है कि 1971 के अंदर वॉर होगी, जिसमें जो बांग्लादेश है वो बन जाएगा। समझे? अब ये जो बांग्लादेश है इसके बनने के पीछे के कारण क्या है वो सब हम बांग्लादेश के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा मैं ये सब, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के अंदर क्या हुआ था? इसी के अंदर जो 90,000 सोल्जर्स थे, किसके? पाकिस्तान के, उन्हें सरेंडर कराया गया था। उन्होंने सरेंडर किया था, वन ऑफ द बिगेस्ट सरेंडर इन एनी मिलिट्रीज हिस्ट्री। किसी भी मिलिट्री का इतना बड़ा आज के टाइम पे हमने सुना नहीं है कि सरेंडर कराया हो। तो वो सरेंडर कराया था, और फिर नया हमने क्या कर दिया था? एक कंट्री बना दिया था। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? अल्टीमेटली जो जैब है, कौन है? यही जुल्फिकार अली भुट्टो। इसके बाद क्या करेगा? यहाँ का पाकिस्तान जो है PM बन जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान जो सिर्फ कौन सा हिस्सा रह चुका है? वेस्ट वाला। तो पाकिस्तान का PM बन गया, और पाकिस्तान का PM कब बना है? ये बना है 1971 के अंदर। अब 71 के अंदर बना है, और 71 से लेके कब तक रहेगा? ये रहेगा 77 तक। तो जो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो 71 से लेके 77 तक अपना काम चलाएगा। अब इसका मिलिट्री जनरल है, ये देखो यहाँ, इसी का मिलिट्री जनरल है। अब कहोगे ये कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग? तो ऐसी ही कुछ कहानी है पाकिस्तान की। इसका मिलिट्री जनरल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जिया उल हक। समझे? ये है जिया उल हक, ये है इसका मिलिट्री जनरल। अब आप समझ रहे हो कि ये क्या करेगा इसके साथ। तो ये इसके अगेंस्ट क्या करेगा? कू करेगा। ठीक है, ये इसके अगेंस्ट कू करेगा। कू का मतलब क्या होता है? तख्ता पलट बोलते हैं हिंदी में, कि इसकी सरकार गिराने की कोशिश करेगा, अपनी सरकार लाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ अब जो जिया उल हक है उसे करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, और इसी के साथ साथ 1977 से लेके और 88 तक जो रूल आएगा वो किसका आएगा? वो आएगा जिया उल हक का। समझे? ये कराएगा, और इसी के साथ साथ ये जो है ना 77 में ये करेगा, और इसका तो असैसिनेशन भी करा देगा। काफ़ी फेमस है ये तो पाकिस्तान में, कि जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या कर दिया जाएगा? असैसिनेशन कर दिया जाएगा। अब ये इसका होने के बाद ये सारा जो काम है ये कराया जाएगा। अब
77 में आएगा और 88 तक रहेगा। पाकिस्तान के अंदर इसको लेके क्या होंगे, बहुत सारे प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट भी होंगे, बट ही डजेंट केयर। मतलब आपको देखो शक्ल देख के भी लग रहा है कि मतलब इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी रहे ना रहे, ठीक है। ही वॉज एंजॉइंग दैट। लेकिन अल्टीमेटली वही बात है कि इसका भी टाइम आएगा। तो 88 तक काम चल रहा था, लेकिन 88 में मजबूरन आके इसे भी क्या कराने पड़ेंगे, अब इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो अब ये 88 के अंदर इलेक्शन कराएगा। अब जब 88 में ये इलेक्शन कराएगा तो इसके पास अब फिर से इलेक्शन में दो पार्टीज होंगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा इलेक्शन होने वाला है। अब इलेक्शन होगा 1988 के अंदर। इसको कंफ्यूज मत करना, इसका हिस्सा भी बाद में आएगा। 1988 में इलेक्शन होगा और 1988 के इलेक्शन के अंदर कौन सी दो पार्टीज़ हैं, तो एक तरफ तो है पीपीपी, हमें पता है, और दूसरी तरफ कौन सी पार्टी है, दूसरी तरफ पार्टी है मुस्लिम लीग। याद है ना, ये वही मुस्लिम लीग है, ठीक। अब ये जो दोनों पार्टीज़ हैं ये आमने सामने आएंगी और एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होकर इलेक्शन लड़ेंगी। दूसरी तरफ से जो पीपीपी है इसकी तरफ से जो उम्मीदवार होगी वो कौन होगी, वो होगी ये, हु इज शी इज बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो, तो कौन है ये बेनज़ीर भुट्टो, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा है, इसी की क्या है, ये इसी की बेटी है, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी कौन है, वो है बेनज़ीर भुट्टो। तो पीपीपी की तरफ से आएगी बेनज़ीर भुट्टो और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन आएगा, तो उस तरफ से आएगा नवाज शरीफ, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और ये दोनों आपस में इलेक्शन लड़ेंगे। ये नवाज शरीफ नहीं है, ये परवेज़ मुशर्रफ है, डोंट कंफ्यूज हिम। तो अब ये सारा काम चलेगा और जीत कौन जाएगी, ये जीत जाएगी, बेनज़ीर भुट्टो जीत जाएगी। और इसी के चलते ये क्या बन जाएगी, ये अब पाकिस्तान की पीएम बन जाएगी। इसी के साथ साथ सिर्फ पीएम नहीं बनेगी, फर्स्ट विमेन पीएम बनेगी। देख रहे हो ना, तो पाकिस्तान की फर्स्ट विमेन पीएम कौन थी, वो थी बेनज़ीर भुट्टो। ये भी आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो अब इसका जो मामला है हमें पता है 5 साल तक नॉर्मली चलता है। तो ये कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा आपका अब 1988 से लेके 93 तक। तो यानी कि ये कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। देखा था ना, 88 का इलेक्शन था, अब उसके बाद 93 में फिर से इलेक्शन करना है। अब अगला जो इलेक्शन है वो फिर से होगा 94 के अंदर इलेक्शंस किए जाएंगे। तो अब जब 94 के अंदर इलेक्शंस होंगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अब फिर से वही दो पार्टीज़ हैं आमने सामने, एक तरफ है मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ कौन सी है, दूसरी तरफ हमारी पीपीपी। पीपीपी की जो लीडर है वो है बेनज़ीर भुट्टो। अब इसके अंदर ये हार जाएगी और जीतेगा कौन, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का हमें पता आदमी कौन था, वो था नवाज शरीफ, समझे, नवाज शरीफ, बस नाम नाम में शरीफ है, बाकी काम तो इनके खैर। अब इसमें क्या है, 1994 से लेके 99 तक जो नवाज शरीफ है वो अपना कामकाज चलाएंगे। अब होगा क्या है इसी बीच, ये देखो 99 ईयर दिख रहा है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ईयर। 99 के अंदर ऊपर ही हमने देखा था, 99 के अंदर ही क्या होगा, अब 99 के साथ इंडिया का और पाकिस्तान का एक युद्ध होगा, फिर से लड़ाई होगी फिर से, एंड उसी को हम बुलाएंगे कारगिल वॉर। अब कारगिल होगा और कारगिल के अंदर ये बुरी तरह हारेंगे, कौन, पाकिस्तान वाले। अब पाकिस्तान वाले जैसे ही हारेंगे तो इनकी थू थू होगी, ठीक है। अब इसी के चलते इसका ये कौन, नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ का उस टाइम पे पब्लिक कहेगी कि क्या किया इसने, नाक कटा दी हमारी। हालांकि उनकी नाक हमेशा ही कटी है, अभी तो टाइम ऐसा है कि नाक बची नहीं है। तो अब नवाज शरीफ ने क्या किया है, नवाज शरीफ का जो मिलिट्री जनरल है वो आएगा बीच में, वो कहेगा कि अब हूँ मैं मसीहा। और वो जो मिलिट्री जनरल है वो कौन होगा, वो होगा परवरेज़ मुशर्रफ, ठीक है। तो वो होगा परवरेज़ मुशर्रफ। अब ये जो परवरेज़ मुशर्रफ है ये आके क्या करेगा, ये आके टेक ओवर कर लेगा। तो ये जो आदमी है, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इट इज़ परवेज़ मुशर्रफ। और ये 99 से लेके कब तक, 2008 तक अपना कामकाज चलाएगा। एंड ही वॉज अ यूनिक काइंड ऑफ अ मिलिट्री जनरल। ये यहाँ पे जब आएगा तो ये कुछ टाइम क्या कहेगा, कुछ टाइम कहेगा कि मैं हूँ पीएम, फिर कुछ टाइम के बाद कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, पीएम में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं अब क्या हूँ, मैं हूँ प्रेसिडेंट, समझे। अब कहेगा प्रेसिडेंट में मज़ा नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या हूँ, मिलिट्री जनरल। तो ये अपना मतलब कि वही है कि वो अपनी ढपली अपना राग, वो वाला हिसाब करके इसने अपना काम जो है वो सही चलाया।
99 से लेके 2008 तक काफ़ी कुछ रहा। फिर इसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा भाई, अल्टीमेटली मार पीट के पाकिस्तान में 2008 के अंदर क्या आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी। ठीक है, अब वो जो आई है कैसी आई है वो भी खैर राम ही जाने, पर ये सारा काम चलता रहेगा। तो इसीलिए ये जो पाकिस्तान है ये इसकी कहानी है, समझे आप। तो अब देखो आपको दिख रहा है, ये देखो ये सारी जो राम कहानी किसके साथ हुई है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुई है। तो इसी के चलते अब ये बता रखा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी काहे नहीं चलती है, वाई डज मिलिट्री कीप टेकिंग ओवर, और डेमोक्रेसी वर्क क्यों नहीं करती है। ये ना काफ़ी पेट क्वेश्चन है कि जो डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान में वर्क क्यों नहीं करती है, वर्क क्यों नहीं करती है, समझे। तो देखो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ ये देखो, आप ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हो डेटा पॉइंट जो है कि आज तक एक भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो टर्म है उसको पूरा नहीं किया है। क्यों, पूरा कैसे करें, पूरा करने से पहले उसे भगा देते हैं। मिलिट्री टेक ओवर्स हर डेकेड के अंदर होते रहते हैं। डेमोक्रेसी बहुत फ्रेजाइल है। उसके कारण क्या है, सबसे पहला जो कारण है वो है वीक पॉलिटिकल लीडरशिप। मतलब कि मैंने बताया आपको असल में जो पावर है, ज़्यादातर जो कंट्रोल है मिलिट्री का वो किसके हाथ में है, मिलिट्री जनरल के हाथ में। तो यदि वो ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो क्या करेगा भाई, वो बार बार अपने आप को खुद में पावर लाने की कोशिश करेगा, चाहेगा कि मैं ही गद्दी के ऊपर बैठूं। ठीक है, इसीलिए इंडिया क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि इंडिया में हमें पता है कि इंडिया में सबसे ऊपर जो हमारी मिलिट्री है वो सुप्रीम नहीं है, उनके ऊपर हमने प्रेसिडेंट को बिठा रखा है। और प्रेसिडेंट भी जो है वो खुद पावर एक्सरसाइज नहीं करता है, वो एक्सरसाइज करता है किसकी मदद से, वो एक्सरसाइज करता है पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। लेकिन पाकिस्तान में इतना ये जो सिस्टमिक ढंग है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री टेक ओवर्स होते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट। अब उसके चलते क्या होता है, पाकिस्तान हमेशा ही इंडिया से लड़ता रहता है, तो डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं है। तो अब जब हर जगह आप ये मान के चलो कि हर टाइम पे हर जगह पे यदि लड़ाई करते रहेंगे तो लीडर भी कौन होगा, लड़ने वाला होगा, तो इसलिए मिलिट्री आती रहती है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सपोर्ट ऑफ रिलीजियस एंड लैंड ओनिंग एलिट्स, यानी कि यहाँ पे बोला जाता है कि जो एरिस्टोक्रेटिक लैंड ओनिंग क्लास है, यानी कि कुछ जो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, ठीक है, और बाकी लोग एकदम भज्जर गरीब हैं, तो ये लोग अपना डोमिनेंस बना के रखते हैं। अगला है डोमिनेंस ऑफ रिलीजियस ग्रुप, इसी को बोलते हैं हम क्लर्जी, समझे। क्लर्जी का मतलब क्या है, जो धार्मिक लोग हैं वो मौलवी वोलवी मौलाना ये सब अपना बीच में आके हर चीज़ के अंदर अपनी टांग घुसाते रहते हैं, तो इसीलिए जो लोग भी होते हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो डेमोक्रेसी को ज़्यादा इज्जत है नहीं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता है इनके आर्मी को, मतलब हर जगह से सभी इनके ऊपर थू थू करते हैं, तो इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे जो यहाँ की डेमोक्रेसी है वो चलती नहीं है, समझे। सिविलियन रूल और मिलिट्री रूल में क्या अंतर है, ऑब्वियसली हमें पता है सिविलियन रूल ज़्यादा बढ़िया होता है भाई, सुख शांति से लोग रहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है, एक्सप्रेशन होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वहाँ पे। मिलिट्री रूल में क्या होता है भाई, टेम्परेरी स्टेबिलिटी तो आ जाती है, क्यों, क्योंकि भाई शुरू में मिलिट्री आएगी तो सप्रेस कर देगी जितना भी रिवोल्ट होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो लोग होंगे उनके सारे के सारे डेमोक्रेटिक राइट्स, उनके जो अधिकार हैं वो सब उनसे छीन लिए जाएंगे। तो इसीलिए अल्टीमेटली यदि बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो तो कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहती है, बट अल्टीमेटली जो रूल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वो सिविलियन रूल होना चाहिए। तो अगला ये बता रखा है कि होप फॉर डेमोक्रेसी है, तो बिल्कुल है भाई। अब क्या करना पड़ेगा उनको, वही कि भाई जो ह्यूमन राइट के ग्रुप हैं वो बनाए जाएँ, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, क्लर्जी को इतनी इंपॉर्टेंस ना दी जाए, ठीक है, वही सब बात है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो नेक्स्ट जो अब हमें हिस्सा पढ़ना है वो है बांग्लादेश का। अब देखो ये बांग्लादेश है, दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश कब बना है, बांग्लादेश बना है 1971 के अंदर। किसके बाद बना है, वो बना है इंडो पाक वॉर के बाद, याद है ना, उसी का नाम इन्होंने क्या लिख रखा था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश बना ही तब है, उससे पहले ये क्या हुआ करता था, उससे पहले इसी को ही क्या बुलाते थे, इसी को बुलाते थे ईस्ट पाकिस्तान, समझे। अब ये सारा काम चल रहा है। अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के अंदर क्या हिसाब है भाई, देखो बांग्लादेश जो है ये थोड़ा सा अलग कंट्री है, किससे, जो दूसरे वाला पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है उससे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बंगाली, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं उनका डोमिनेंस है, समझे। इसी के साथ साथ इनके ऊपर जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे वो अपनी क्या करते थे, उर्दू वगैरह को इम्पोज करते थे, यानी कि थोपते थे, और ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है कि जो थोपारोपण होता है वो किसी को भी ज़्यादा पसंद आता नहीं है।
तो इसीलिए इनकी आपस में जिरहबाजी चलती रहती थी, झगड़ा चलता रहता था। फिर अगली चीज़ क्या है भाई, अगली चीज़ है जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर हैं, वेस्ट पाकिस्तान है, वो ईस्ट पाकिस्तान को कुछ तवज्जो देता नहीं था। मतलब कि देयर वॉज नो इम्पोर्टेंट सेइंग और इम्पोर्टेंट स्टांस गिवन टू द ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को बस नाम नाम के लिए हाँ हमारा देश है, इसको रखा हुआ है, मतलब सोतेले बच्चे जैसा ट्रीटमेंट था उसके साथ। तो इसीलिए जो वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेंस जो चल रहा था, उसको लेके भी इनका आपस में झगड़ा था। अब इन्हीं चीज़ों को लेके ये जो होगा, इनका एक लीडर होगा, उसका नाम क्या होगा, शेख मुजीबुर रहमान। मैंने फ़ोटो लगाई तो होगी, कहाँ गया, शायद नहीं लगाई, खैर बता देता हूँ। अब उसमें क्या है देखो, ये जो है इसी के अंदर इनका जो लीडर होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। तो ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, इसी की पार्टी थी, हमने पढ़ा था क्या नाम था उसका, आवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान जो वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं उनको बोलेगा कि भाई हमारी बात सुनो, हमें कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए। तो उसके लिए वो क्या देगा, 6 पॉइंट प्रपोजल देगा। किसे देगा, अब ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे कौन है, उस टाइम पे लीडर है अयूब खान, तो अयूब खान को देगा। लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा सुनवाई होगी नहीं, तो अल्टीमेटली वो झगड़ा जो होगा वो आगे बढ़ेगा और फिर क्या बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान कह रहा हूँ, बांग्लादेश बनाना पड़ेगा। तो वही बता रखा है, वाई डिड बांग्लादेश सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। सबसे पहला क्या है, लैंग्वेज, मैंने बताया वेस्ट पाकिस्तान इम्पोज करता है उर्दू को कि नेशनल लैंग्वेज बनाओ, कहाँ, यहाँ पे भी। ये देखो ये वाला जो रीजन है देख रहा है ना, ये पाकिस्तान है, और ये उस टाइम पे क्या था, ये था ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन अब क्या बन चुका है, बांग्लादेश। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, भाई पाकिस्तान जो है उसके 2 हिस्से हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं हिस्सा दिया जाता। उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारी जो ओपिनियन है उसकी कोई इज्जत नहीं है हमारे लिए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं सब कौन कंट्रोल करता है, सब कंट्रोल करता है वेस्ट पाकिस्तान। शेख मुजीबुर रहमान की जो आवामी लीग है उसकी मेन तौर पे उस टाइम पे अच्छी खासी मेजोरिटी थी ओवरऑल पाकिस्तान में भी। यहाँ पे तो ये जीते ही थे, इसी के साथ साथ यदि दोनों सीटों को कंबाइन करें तब भी जीत गई थी, लेकिन कुछ उसकी सुनी नहीं। तो इसीलिए बेचारा दुखी होगा और फिर ये क्या करेगा, फिर ये दुखी होके उस टाइम पे अयूब खान को प्रपोजल देगा। अयूब खान को याद रखना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अयूब खान को 6 पॉइंट प्रपोजल किसने दिया था, तो अयूब खान को 6 पॉइंट प्रपोजल दिया था शेख मुजीबुर रहमान ने। किस चीज़ के लिए दिया था, उसने दिया था कि कैसे जो हमारा है, कौन सा, बांग्लादेश है, इसके अंदर सुख शांति बनी रहे और हमारी बातों को सुना जाए। अब ये इसी के अंदर इन्होंने बात करी थी कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हमारी सेइंग हो, बाहर से हमारे ऊपर सब कुछ इम्पोज ना किया जाए। तो यही सारा काम चलता रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद लड़ाई होगी, किसके बीच, इन दोनों के ग्रुप्स के बीच। तो इसी के चलते उस टाइम पे जो लीडर था, अब हमें पता, देखो याद करो 69 तक जो लीडर रहा है वो कौन रहा है, 69 तक लीडर रहा है अयूब खान। अयूब खान के बाद कौन आया था, याद करो, वो आया था याह्या खान। अब याह्या खान आया था और याह्या खान ने ही इलेक्शन को कह दिया था कि इलीगल है इलेक्शन, और इसी के इलीगल डिक्लेयर करने के बाद आपस में लड़ाई शुरू होगी इनकी। तो 1970 का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर, 1970 के इलेक्शन के अंदर मेजॉरिटी किसकी आई थी, मेजॉरिटी आई थी आवामी लीग की, लेकिन उस बात को सुना नहीं गया। और इसी के चलते फिर क्या होगा, इसी के चलते अब झगड़ा शुरू होगा। और अब शेख मुजीबुर रहमान को, जो इनका मेन लीडर है शेख मुजीबुर रहमान को, इसको क्या किया जाएगा, इसको उठा के डाल दिया जाएगा जेल में। और ये बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और अब प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जब प्रोटेस्ट चलेगा तो मार्च का जब टाइम आएगा, मार्च 1971 के अंदर ये जो लोग होंगे डिक्लेरेशन दे देंगे, किसकी डिक्लेरेशन दे देंगे, डिक्लेरेशन ऑफ बांग्लादेश दे दिया जाएगा। मतलब क्या है, मतलब है कि अब तो भाई हमें अपना अलग देश ही चाहिए, अलग से हमारा जो देश है बांग्लादेश वो बनाया जाए, इसकी डिक्लेरेशन दे देंगे। अब इस टाइम पे याह्या खान क्या करेगा, याह्या खान अपनी आर्मी भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा, ये देखो यहाँ पे जैसे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चल रहा है भाई ये वाला पाकिस्तान, और यहाँ पे कौन सा है, बांग्लादेश। तो याह्या खान अपनी यहाँ से आर्मी भेजेगा, ठीक है, इंडिया के बीच से नहीं भेजेगा, लेकिन बताने के लिए बता रहा हूँ, आर्मी को भेजेगा, कहाँ पे भेजेगा, बांग्लादेश के अंदर।
अब ये जब बांग्लादेश के अंदर आर्मी को भेजेगा तो बांग्लादेश वाले आएंगे किसके पास, इंडिया के पास। इंडिया के पास आके कहेंगे कि इंडिया वालों क्या करो, हमारी हेल्प करो। तो इंडिया से क्या करेगा, हेल्प मांगेगा। कौन, बांग्लादेश। और उस टाइम पे इंडिया में कौन है, तो इंडिया के अंदर है श्रीमती इंदिरा गांधी, समझे। और इंदिरा गांधी जो है वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, करते हैं इसकी मदद। तो इंदिरा गांधी कहेगी कि 3 तरीके का सपोर्ट दे देते हैं इनको। 3 तरीके का कैसा सपोर्ट है, तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री से सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कौन सा सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी ले लो। और लास्ट में क्या है, बांग्लादेश के लोगों को मोरल सपोर्ट भी दे सकते हैं, तो मोरल सपोर्ट भी ले लो। तो मिलिट्री, फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट दिया जाएगा इंडिया के द्वारा या फिर इंदिरा गांधी के द्वारा, किसको, बांग्लादेश को। अब इंदिरा गांधी जब हेल्प करेगी तो पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, ये भी अपना नेक्सस बनाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान वाले मदद लेंगे, किससे लेंगे, यूएसए से लेंगे, और इसी के साथ साथ किससे लेंगे, चाइना से लेंगे। अब जैसे ये यूएसए और चाइना के पास जाएगा तो देखो मैंने बता रखा है कि रातों रात उड़ के हेनरी किसिंजर जो आया हुआ था वो कहाँ भाग गया था, वो भाग गया था चाइना के अंदर, प्लानिंग करने की कैसे इंडिया पे अटैक करना है। तो उसी टाइम पे इंदिरा गांधी क्या करेगी, उसी टाइम पे यूएसएसआर के साथ क्या कर लेंगे हम, यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन कर लेंगे। और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। तो इसीलिए यूएसएसआर बीच में आ जाएगा और यूएसए भी भाग जाएगा और चाइना भी भाग जाएगा। अब पाकिस्तान अकेला रह जाएगा और फिर इसकी इंडिया दबा के पिटाई करेगा, ठीक है। तो अब 1971 में पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, अब देखो ये जो है इसको हम यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं कि उस टाइम पे जो लड़ाई है उसमें क्या हुआ, समझे। चलो अब देखो इसमें ध्यान से देखते जाना है, ये सवाल बनते हैं यहाँ से सारे। अब देखो यहाँ पे है पाकिस्तान और यहाँ पे है बांग्लादेश। अब 1971 के अंदर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान जो है एयर स्ट्राइक करेगा, कहाँ करेगा, वो करेगा एक तो पंजाब के अंदर, दूसरा करेगा राजस्थान के अंदर, समझे। क्या होगा यहाँ पे होंगी एयर स्ट्राइक, हवा से हमला करेगा इन 2 एरियाज़ पे। एक तो है पंजाब और एक क्या है, राजस्थान। फर्स्ट वन इज़ पंजाब, सेकंड वन इज़ राजस्थान। इसके बाद इंडिया इसको डिफेंड करने के लिए क्या करेगा, इंडिया इसको डिफेंड करने के लिए दोनों तरफ से हमला करेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे तो ये एयर स्ट्राइक, दूसरी तरफ ऊपर से जो भेजेगा, कश्मीर वाले रीजन में जो भेजेगा जिन लोगों को, वहाँ पे जो अटैक किया जाएगा वो किसका अटैक होगा, वो अटैक होगा आर्मी का। यानी कि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी कहाँ पे, कश्मीर के अंदर, और एयर से अटैक कराया पंजाब और राजस्थान के अंदर। तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया अब दोनों तरफ से अटैक करेगा, यानी कि यहाँ से भी अटैक करेगा और यहाँ पे भी अटैक करेगा। तो और तीनों के साथ करेगा, इंडिया की जो आर्मी है वो भी जाएगी दोनों तरफ से, नेवी जो है वो भी जाएगी, और इसी के साथ साथ एयरफोर्स भी जाएगी। अब यहाँ पे जो बांग्लादेश है ये आपके अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पे ढाका है, देख रहे हो ना, यहाँ ये है ढाका। तो ये जो ढाका है, ढाका को 3 तरफ से घेर लिया जाएगा, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। अब इंडियन आर्मी तीनों तरफ से इसको घेरेगी। पाकिस्तान के वहाँ पे उस टाइम पे कितने सोल्जर्स थे, 90,000 सोल्जर्स थे। उन सब का क्या कराएगी, उन सब का कराएगी सरेंडर, वो सब करेंगे सरेंडर। और इसके बाद फिर क्या कर दिया जाएगा, 16 दिसंबर 1971 को एक कंट्री बना दिया जाएगा, और वो नया जो कंट्री होगा उसी का नाम क्या होगा, उसी का नाम होगा बांग्लादेश, समझे। तो ये सारा काम कब हुआ, ये हुआ बांग्लादेश के टाइम पे। और बांग्लादेश इस टाइम पे क्या हो जाएगा भाई, बांग्लादेश इस टाइम पे फाइनली जाके इंडिपेंडेंट हो जाएगा और कहेंगे कि चलो हमारा फाइनली इंडिपेंडेंस हो गया, हम फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, समझे। अब ये सारा काम होगा। अब बांग्लादेश 71 में बनेगा, और फर्स्ट पीएम कौन बनेगा यहाँ का, तो फर्स्ट पीएम जो होगा ऑब्वियसली कौन होगा, शेख मुजीबुर रहमान, SMR बनेगा, समझे। अब शेख मुजीबुर रहमान बनेगा फर्स्ट पीएम, और इसी के साथ साथ 1971 से लेके अब 76 तक ये क्या करेगा, यहाँ पे रूल करेगा। अब ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, जिस समय ये पावर में आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसने लिखवाया था कि सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा वैसा। लेकिन जैसे ये पावर में आएगा तो इसकी भी बुद्धि घूम जाएगी और ये कहेगा कि अब जो है यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं चाहिए हमें। मल्टी पार्टी सिस्टम का अर्थ होता है जिसके अंदर इलेक्शन जब हो तो बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, तो इसको बदल के क्या कर देगा ये कहेगा कि यहाँ पे चलेगा अब सिंगल पार्टी सिस्टम। अब सिंगल पार्टी सिस्टम चलाने के लिए क्या करेगा, पावर को हथियाने के लिए ये ऐसा काम करेगा और इस चीज़ का उस टाइम पे दबा के विद्रोह होगा, समझे।
तो इसका मतलब वो कह रहा था कि अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल पार्टी होगी, और सिंगल पार्टी ऑब्वियसली कौन सी होगी, वो होगी आवामी लीग। लेकिन इसकी जो दाल होगी वो ज़्यादा गलेगी नहीं, ठीक है। वो क्या करना चाह रहा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है चल रही है ना, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको बदल के, यानी कि इसको कर दे चेंज, और क्या बना दे अब बना दे वो बांग्लादेश को प्रेसिडेंशियल, जिससे हमेशा पावर में बना रहे कौन, शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन इसका भी गेम बजाने के लिए कोई तो आएगा। तो इस टाइम पे इसका जो मिलिट्री जनरल होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा जिया उर रहमान। याद रखना, जिया उर रहमान, जिया उर रहमान आएगा, और जिया उर रहमान आके इसका क्या करेगा, गेम बजा देगा, आके कर देगा इसका असैसिनेशन। तो शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन कर दिया गया, किसके द्वारा, वो कर दिया गया जिया उर रहमान के द्वारा। जिया उर रहमान का मत कर देना, ठीक है। असैसिनेशन हुआ है, किसका हुआ है, वो हुआ है SMR का, शेख मुजीबुर रहमान का। इसे टपका देगा और फिर कहेगा कि मैं अपनी एक पार्टी बनाने जा रहा हूँ, और अपनी पार्टी का नाम रखेगा BNP। क्या है, BNP। BNP क्या है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट या फिर बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक। यही सारी काम लिखी, ये देखो ये सब लिखा हुआ वही, ये जो मैंने आपको राम कहानी बताई है ना, ये वही है। 70 के अंदर इलेक्शन हुआ था। अब देखो आवामी लीग ने क्या करी थी, मेजोरिटी जीती थी, लेकिन ट्रांसफ़र जो पावर थी उसको करने से मना कर दिया, उसी को लेकर झगड़ा हुआ, फिर लड़ाई हुई। अब इस लड़ाई के अंदर अल्टीमेटली इंडिया ने सपोर्ट किया, और दिसंबर के अंदर क्या हो गया, बांग्लादेश जाके बन गया, पाकिस्तान ने सरेंडर किया। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, दिख रहा है ना आपको, साइन किया है। इसी के अंदर कितने सोल्जर्स ने, 90,000 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने सरेंडर किया था, समझे। ये पाकिस्तान के लीडर हैं, ये इंडिया के। अब इसके बाद भाई स्ट्रगल आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या शुरू हुआ, तो भाई पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन था, मैंने बताया था कि डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, फलाना ढिमका सब कुछ डाल देगा उसमें, लेकिन पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं। उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदल दिया था, किसमें, प्रेसिडेंशियल में। ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं आई, सिर्फ एक ही पार्टी छोड़ दी थी। बाद में असैसिनेट कर देगा, कौन, इसको करेगा जियाउर रहमान। अब अगस्त के अंदर जब असैसिनेट हो जाएगा, तो ये देखो ये कौन है, यही है जियाउर रहमान। जियाउर रहमान उस टाइम पे पार्टी के अंदर आएंगे, और उस टाइम पे पावर के अंदर आते ही ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि भाई अब जो है हमारा रोल रहेगा यहाँ पे। अब उस टाइम पे इन्होंने, जब जियाउर रहमान ने इसके अगेंस्ट कू करके इनको मार दिया, तो इनकी भी जो कहानी थी वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, ठीक है। 75 में सारा काम हो गया। अब 75 के अंदर तो ये यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन इसके जस्ट बाद 79 में, 1979 के अंदर एक और आदमी आ जाएगा, और एक और आदमी कौन है, वो ये आ जाएगा, ये दिख रहा है ना बीच में हाथ खड़ा करे हुए, और ये कौन है, इसका नाम है HM इरशाद। तो HM इरशाद भी कहेगा कि हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुमने एक लीडर के साथ किया था। तो HM इरशाद आएगा और हटा देगा किसको, जियाउर रहमान को। अब इस टाइम पे HM इरशाद फाइनली रूलर बन जाएगा, 82 से लेकर 90 तक अपना राज करेगा। फिर इस टाइम पे दोबारा से जो मिलिट्री रूल है उसको इम्पोज कर दिया गया। फिर इसी के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत सारा प्रोटेस्ट करेंगे, कहेंगे डेमोक्रेसी लाई जाए। इसी को लेके हमें पता है कि एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होगा, कहाँ पे, वो करेंगे ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो दबा के प्रोटेस्ट करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ वाले ख़ास तौर पे, ठीक है। जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, अब ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा पढ़ाई तो करनी पड़ती नहीं है, तो क्या करें, फिर प्रोटेस्ट ही करें, ठीक है। तो इसीलिए वो ह्यूमैनिटीज़ वाले अपने दबा के प्रोटेस्ट करेंगे। उसी के अंदर एक विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट होगा, नूर अहमद, शायद यही नाम था, नूर अहमद। वो स्ट्राइक वगैरह करेगा, वो मर जाएगा। तो उसी का उस टाइम पे आपने देखा होगा एक वो स्टिकर पोस्टर बुक में लगा भी रखा है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट में मरा था। अब ये सारा काम चलता रहेगा, और 90 के अंदर जाके इसे क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा। अच्छा, ये जो प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हैं ये तो शुरू हो गए थे, कब शुरू हो गए थे, ये तो काफ़ी पहले ही 1986 में शुरू हो गए थे। तो 86 से लेकर 90 तक स्टूडेंट्स ने जोर लगाया, और अल्टीमेटली क्या किया, अल्टीमेटली यहाँ की जो पार्टी है उसको हिला दिया, और बोला कि आपको यहाँ पे इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे, समझे। तो ये पावर होती है किसकी, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट की, ठीक है। जो पहले बोला कि सही बात है, ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेता बनने के लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत थोड़ी है, उसके लिए तो बस हिम्मत चाहिए
और जिसको कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर की जो समझ होती है वो होनी चाहिए। खैर, अब इसके बाद क्या होगा, 90 के अंदर जो बांग्लादेश है उसमें दोबारा से अब क्या आएगी, डेमोक्रेसी आएगी। दिख रहा है ना, ये देखो नंगे पुंगे लोग खड़े हैं इसके ऊपर। तो ये सब कहेंगे कि हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी लेके आएंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, फाइनली 90 के अंदर डेमोक्रेसी आ जाएगी। हालांकि ये भी जो डेमोक्रेसी अब देखा होगा आपने, दोबारा से इसके अंदर झगड़ेबाजी चल रही है। खैर, तो इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ की भी जो डेमोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल है नहीं। ठीक, नेक्स्ट है अब नेपाल। क्या है नेपाल का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है उसका नाम है नेपाल। अब नेपाल जो है, याद रखना है, नेपाल वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ है जो असल में क्या है, असल में हिंदू किंगडम था, हिंदू मोनार्की था एक टाइम पे, समझे। हिंदू किंगडम भी बोलते हैं, हिंदू मोनार्की भी बोलते हैं। तो उस टाइम पे इसके अंदर मोनार्की चल रही थी 1990 तक, समझे। 90 के बाद इसमें क्या होगा, 90 के अंदर ही उस टाइम पे उस वहाँ के जो लोग होंगे वो कहेंगे कि भाई हमको ये मोनार्की नहीं चाहिए, कुछ करो यहाँ, इलेक्शन कराओ। तो मार पीट के 90 के अंदर इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन के अंदर जो कुछ लोग होंगे वो लीडर बनेंगे। तो फिर वो कहेंगे कि क्या बनाया दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाए इसे, ठीक है। लेकिन है अल्टीमेटली अभी भी क्या है, अभी भी जो लीडर वो राजा ही है, तो इसको बना दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब क्या है इसका, देखो यहाँ पे सबसे नीचे होंगे लोग, पीपल, ठीक है। पीपल जो होंगे वो इलेक्ट करेंगे किसे, किसी रिप्रेजेंटेटिव को, तो उनकी क्या बन जाएगी, उनकी यहाँ पे बन जाएगी पार्लियामेंट। लेकिन ये जो पार्लियामेंट बनी है इसके भी ऊपर एक आदमी होगा, वो कौन होगा, वो होगा किंग, राजा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो सिस्टम है ये मैंने आपको समझाया, ये क्या है, यही है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सबसे ऊपर किंग, फिर पार्लियामेंट, फिर पीपल, समझे। ये सारा काम चलेगा। अब इसके अंदर क्या है, 1990 से लेके और 2002 तक यहाँ पे यही हिसाब किताब चलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो चलेगी वो क्या चलेगी, यहाँ पे चलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इससे भी लोग दुखी हो जाएंगे और कहेंगे कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा, हटाओ ये राजा वाजा को, क्या किया जाए, दोबारा से यहाँ पे लाई जाए डेमोक्रेसी। तो यही बता रखा है, शुरू में मोनार्की चल रही थी, ये देखो सब वही लिखा हुआ है। अब यूँ कहोगे कि लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख के क्यों पढ़ाया। असल में क्या है कि लिखते हैं और लिख के जब समझाया जाता है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। बोलने को तो राम कहानी भी ऐसे ही बोल दो कुछ भी, ठीक है, लेकिन उसमें आपको इतना समझ में नहीं आएगा। लिख के यदि आपको समझाया जाए, जैसे ये जो वर्ड्स हैं इनके थ्रू जब मैं आपको कहानी बताता हूँ तो वो आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा अच्छे से जाती है। बाकी ये जो पीपीटी है ये होलिस्टिक पीपीटी है, इसमें सब है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं, सारी समरी, जितने डेटा पॉइंट्स हैं सब मैंने डाल रखे हैं। तो मोनार्की है, राजा का शुरुआत में राज चल रहा था, लोगों ने डिमांड करी और डिमांड के चलते ही 90 के अंदर प्रोटेस्ट हुए। अल्टीमेटली क्या किया गया फिर, अल्टीमेटली यहाँ पे उस टाइम पे कुछ समय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखी गई। अब उसी में बताया गया कि अलग अलग तरीके के आदमी आएंगे। फर्स्ट आएंगे माओइस्ट। माओइस्ट कौन है, जो माओ जेदांग की देखा था ना हमने, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ये लोग हथियार वथियार उठा के इनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन शुरू करेंगे। इसी के चलते मिलिट्री के बीच और माओइस्ट के बीच बहुत झगड़ा भी होता है। 2002 में जो क्राइसिस होगा वो आएगा कहाँ पे, नेपाल के अंदर। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान कह रहा हूँ, नेपाल है, इसकी पार्लियामेंट को एंड कर दिया जाएगा और दोबारा से क्या बना दिया जाएगा, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे बना दी जाएगी इसे मोनार्की, समझे। आपको लगा था कि डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन अब क्या आएगी, मोनार्की आएगी। 2002 के अंदर क्या रहा है, ये मोनार्की बन जाएगा फिर से। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म और अब क्या आ चुकी है, सिर्फ आ चुकी है मोनार्की, ठीक है। इसी के साथ इसमें बता रखा है कि 2001 के अंदर क्या हुआ था, रॉयल प्लेस मैसेकर हुआ था। रॉयल प्लेस मैसेकर क्या है, रॉयल पैलेस मैसेकर मतलब इसके अंदर रॉयल पैलेस के अंदर हत्याकांड हुआ था। इसके अंदर यहाँ का जो राजकुमार था उसी ने बहुत सारे लोगों को टपका दिया था, राजा को भी टपका दिया था, ठीक है। तो यही था, तो इसी के चलते यहाँ पे जो मोनार्की है उसको लेके यहाँ पे झगड़ा चलेगा। इसलिए बता रखा है कि नेपाल के अंदर क्या होगा, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट होगी। क्या है ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट, देखो जैसे कि ये हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल के एक छोर पे क्या लिख देते हैं, एक छोर पे लिखते हैं डेमोक्रेसी, एक छोर पे क्या लिख देते हैं, एक छोर पे लिखते हैं माओइस्ट। अब ये जो माओइस्ट लोग हैं ये वही हैं
जिनका मानना है कि क्या होना चाहिए, जिनका मानना है कि असल में जो कंट्रोल है पावर का वो होना चाहिए स्टेट के हाथ में। फिर सबसे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे मोनार्की। ठीक है, अब ये जो तीनों लोग हैं इनकी सबकी अलग अलग डिमांड है। मोनार्की वाले लोग कौन है, वही राजा है, उसके नोबल लोग हैं, ये सब इसमें आते हैं। डेमोक्रेसी में कौन आते हैं, डेमोक्रेट्स, नॉर्मल पब्लिक। माओइस्ट जो है ये कौन है, ये सब वो लोग हैं जो आर्म्स उठा के कहते हैं कि रेवोल्यूशन के थ्रू क्या करना पड़ेगा, हमें रेडिकल चेंज लाना पड़ेगा। इनके बीच में आपस में झगड़ा चलता है। फिर 2002 से लेके और 2006 तक क्या चलेगा, यहाँ 2006 तक यहाँ पे चलेगी मोनार्की। इसके बाद फिर से दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू होंगे और 2006 के अंदर एक 7 पार्टी अलायंस बनेगी। ये देखो, लोगों ने दोबारा से डेमोक्रेसी की मांग करना शुरू किया और फिर एक अलायंस बनेगी, उसी का नाम क्या होगा, 7 पार्टी अलायंस। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 7 पार्टी अलायंस बनेगी और इसी के अंदर कम्युनिस्ट जो होंगे वो इनके साथ आ जाएंगे और ये सारे लोग कहेंगे कि फिर से क्या किया जाए, फिर से डेमोक्रेसी लाया जाए। अब राजा के ऊपर दबाव आएगा और राजा कहेगा कि क्या करो, चलो फिर से बना देते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब राजा बेचारा दबाव में आके 2006 के अंदर क्या करेगा, इसे फिर से बना देगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। समझे? तो अब क्या बन गया ये, अब बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद क्या होगा, 2006 में लोग कहेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा है राजा को, हटाओ इसे भी भगाओ यहाँ से। तो इसके बाद फिर से दोबारा से झगड़ा होगा 2008 में। फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगी, फाइनली यहाँ पे आ जाएगी डेमोक्रेसी। समझे? 2015 के अंदर, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो इसमें बता रखा है, 2015 के अंदर ही इनका क्या आएगा, इनका अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। जो नेपाल है, नेपाल ने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया। ठीक, तो ये कहानी है किसकी, ये कहानी है नेपाल की। नेपाल ने फिर से ट्रांजिशन किया और इसी चीज़ के चलते फिर फाइनली इनका जो हिस्सा होगा वो सुलझ जाएगा। अब टेंशन्स विद इंडिया क्या है इनकी, तो कुछ ग्रुप्स जो हैं उनका मानना है कि जो इंडिया है वो नेपाल के फ्यूचर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि नेपाल के ऊपर इंडिया की एक टाइम तक काफ़ी, जिसको कह सकते हैं हम, डोमिनेंस रही है, आज भी है। लेकिन अब जो है नेपाल वाले शायद जो चाइना है उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, यही सारा काम चलता है। तो इसीलिए आपको मेन जो है वो टाइमलाइन याद रखनी है। क्या? सबसे पहली बात 90 तक याद रखो, क्या रहा, ये रहा मोनार्की, एम लिख देते हैं इसे। फिर इसके बाद 90 में राजा मजबूर हो गया और फिर 1990 से लेके और कब तक, 2002 तक इसको बनाना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो सीएम लिख देते हैं। फिर इसके बाद फिर से 2002 के बाद इसमें दोबारा से झगड़ा हुआ, रॉयल प्लेस मैसेकर हुआ, नया राजा आया और उसने कहा कि हटाओ ये सब। तो 2002 से लेकर 2006 तक क्या रहेगा, ये दोबारा से बन जाएगा मोनार्की। और फिर 2006 के अंदर राजा के ऊपर प्रेशर आएगा और 2008 तक उसे क्या बनाना पड़ेगा, इसे दोबारा से इसे बनाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। और फिर ये 7 पार्टी अलायंस और माविस्ट वाविस्ट सब आपस में मिलके, जो कम्युनिस्ट हैं ये सब आपस में मिलेंगे और आपस में मिलके क्या कहेंगे कि भगाओ इन्हें। और फाइनली 2008 के अंदर यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे आ गई डेमोक्रेसी। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंट्री जो है वो है हमारा श्रीलंका। तो समझते हैं कि श्रीलंका के अंदर क्या झगड़ा है। अब ये देखो, ये है हमारा श्रीलंका। अब श्रीलंका जो है, इसको जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या बुलाते थे, वो बुलाते थे सिलोन। ठीक है, ये सिलोन है, सैलोन नहीं, कहीं बाल कटाने पहुंच जाए वहाँ कोई। तो ये बना सेलोन। अब सेलोन के अंदर क्या है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, 2 ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, मैंने बताया था शुरू में। एक जो है ग्रुप है उसका नाम है सिन्हालाज ग्रुप, जो सिन्हाली बोलते हैं ना लोग, ठीक है, उनका ग्रुप है। और एक जो ग्रुप है वो किसका ग्रुप है, एक ग्रुप है तमिल्स का ग्रुप। ठीक, अब ये जो तमिल वाले लोग हैं इंडिया के ही लोग हैं एक हिसाब से, मान लो इंडिया के लोग जो वहाँ पे जाके रुके थे। अब इसके अंदर यही जो लोग हैं उनका आपस में झगड़ा चलता रहता है। ये देखो, ये जो लाल वाला हिस्सा है ना, ये इल्लम लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना आपको रेड वाला, इसी के अंदर जो मेजॉरिटी रहते हैं वो कौन रहते हैं, वो रहते हैं तमिल। और ये जो येलो वाला रीजन दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर कौन रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं सिन्हालास। और डोमिनेंस किसकी है, सिन्हालास की। आप ये मान सकते हो कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो किसकी है, वो सिन्हालास की ही है। समझे? आप कुल मिला के ये बोल सकते हो कि सिन्हालास कितने हैं, तो सिन्हालास करीब 70% है और तमिल्स कितने हैं, सिर्फ 30% है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा डोमिनेंस किसकी रहेगी, सिन्हालास की रहेगी। तो इसीलिए जो तमिल लोग हैं ये अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे 1976 में, और 1976 में जो बनेगी ऑर्गेनाइजेशन उसी का नाम क्या होगा, उसी का नाम होगा LTTE। LTTE। अब ये जो है इसी का नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम। समझे? ये जो है ये CUET में आई हुई है कि LTTE की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम। ये जो है किस चीज़ के लिए बने हैं भाई, जो तमिल लोग हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। तो ये सारा काम चलेगा, लेकिन शुरुआत में इनकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो 1983 में ये लोग क्या करेंगे भाई, ये लोग कहेंगे कि ऐसे तो ये बात मानेंगे नहीं हमारी, तो आर्म्स उठा लेते हैं। तो LTTE वालों के हाथ में क्या आ जाएंगे, आर्म्स आ जाएंगे, हथियार उठा लेंगे। अब इनका आपस में झगड़ा चलता रहता है। तो अब कहोगे कि इंडिया इसके अंदर आके अब अपनी टांग घुसाएगा। 1984 में हमारे PM होंगे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है राजीव गांधी। ठीक है, और राजीव गांधी क्या करेंगे, राजीव गांधी कहेंगे कि भाई इसको कुछ ठीक किया जाए। ठीक है, तो इसी के लिए अच्छा ये कहोगे कि राजीव गांधी को क्यों बोला गया है, राजीव गांधी इस टाइम पे PM बने हैं। असल में बात क्या है कि जो तमिल लोग हैं, मैंने बताया आपको, ये इंडिया के ही तमिल लोग हैं। समझे? तो यदि आपके भाई बंध किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो दुख तो आपको भी होगा। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे जो सिन्हाला लोग हैं दुखी करते हैं तमिल लोगों को, तो इंडिया के जो तमिल लोग हैं उन्हें भी काफ़ी दुख होता है। तो वो जाके राजीव गांधी को बोलेंगे कि इसको ठीक कर, कुछ हिसाब किताब कर इनका कुछ। तो राजीव गांधी के पास जाके ये जब बोलेंगे तो राजीव गांधी कहेगा कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो 87 के अंदर राजीव गांधी जाएंगे, किसके पास जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे। समझे? श्रीलंका गए। अब श्रीलंका जब जाएंगे तो उस टाइम पे वहाँ का जो शायद PM था उसका नाम जयवर्धने था, है ना, जयावर्धने। उसको बोलेंगे कि जयवर्धन एक काम करो, तुम यहाँ पे कुछ शांति करो। किसमें, ये जो दो ग्रुप्स हैं आपस में लड़ाई ना करें, इसके लिए कुछ करो। तो इसीलिए अच्छा जयवर्धने याद रखना है, ऑब्वियसली कौन है, ये है प्रेसिडेंट कहाँ का, श्रीलंका का। अब इस टाइम पे उस समय पे इन आपस में देशों के बीच में झगड़ा ना हो और इन दो ग्रुप्स के बीच में भी शांति बनाई रहे, उसके लिए एक पीस अकॉर्ड साइन होगा। उसी का नाम क्या होगा, इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड किसके बीच साइन हुआ है, तो ऑब्वियसली इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ है। या फिर हम कहें कि जो उस टाइम पे राजीव गांधी हैं और इसी के साथ साथ जयवर्धने हैं उनके बीच में साइन हुआ है। इसके अंदर बोला गया था कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया अपनी जो आर्मी है, ठीक है, इंडिया अपनी आर्मी को श्रीलंका में भेजेगा। इंडिया अपनी आर्मी को श्रीलंका में भेजेगा ताकि जो तमिल है और सिन्हालाज हैं इनके बीच क्या ना हो, इनके बीच में आपस में लड़ाई ना हो। समझे? फाइट करने के लिए नहीं भेजा गया, फाइट रोकने के लिए भेजा गया। तो इसीलिए 87 में जो पीस फोर्स होगी उसका नाम भी यही रखा जाएगा, IPKP। ये कहोगे ये क्या है, ये है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। समझे? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स किस लिए गई है, नाम से ही पता चल रहा है, शांति बनाए रखने के लिए गई है। अब इसी चीज़ के चलते फिर वहाँ पे क्या होगा भाई, ये चीज़ जो होगी इसमें LTT वालों को गुस्सा आ जाएगा। वो कहेंगे कि ये तुम सिन्हाला के जो लोग हैं इनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हो। तो फिर लड़ाई जो होगी वो किसके बीच हो जाएगी, LTTE वर्सेस IPKP। समझे? जो लोग इनको यानी कि जो तमिल लोग हैं इनकी सुख शांति के लिए गए थे उन्हीं से ही इनकी लड़ाई हो जाएगी। तो 89 के अंदर 1989 के अंदर क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें इन्हें वापस बुलाना पड़ेगा। जो IPKP है ये क्या करेगी, ये इंडिया के अंदर वापस आ जाएगी। तो इसीलिए बोला जाएगा कि क्या हुआ था, फेल हो गया था मिशन। समझे? इसी चीज़ को लेके तुम्हें पता होगा कि 91 के अंदर जो राजीव गांधी है उनका क्या किया गया था, असैसिनेशन किया गया था। राजीव गांधी है, राजीव गांधी का असैसिनेशन इसीलिए हुआ है। समझे? तमिलनाडु के अंदर, याद होगा तुम्हें, तमिलनाडु के अंदर उनका असैसिनेशन किया जाएगा। किन के द्वारा किया जाएगा, LTT वालों के द्वारा ही किया जाएगा।
वो एलटीटी वाले कहेंगे कि हमारी मदद करने आया था, हमारा नुकसान करके चला गया। एलटीटी वालों ने इनका क्या करा दिया था, असैसिनेशन करा दिया था, समझे। ठीक है, अब यही सारी राम कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। क्या है भाई, देखते हैं। 48 में इनका हुआ था इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे सिलोन बोलते थे, डेमोक्रेसी बनी, सिन्हालाज की डोमिनेंस है। इसी के साथ साथ तमिल जो है उनकी ज़्यादा सुनी नहीं जाती है, तमिल डिमांड करते हैं कि हमें राइट दिया जाए। उनकी बात जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने मिलिटेंसी को अपना लिया, यानी कि हथियार उठा लिए और अपनी जो पार्टी है जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल उसको बना लिया। अब इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व होने के लिए आया। इसके अंदर मैंने बताया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में सबसे पहले अकॉर्ड साइन हुआ। इस अकॉर्ड के अंदर क्या भेजी गई, IPKF भेजी गई, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया। और इसी के बीच में इनका झगड़ा हो जाएगा किसके साथ, LTT वालों के साथ। यानी कि जो IPKP है या IPKF है जिसको भेजा गया था, किस चीज़ के लिए भेजा गया था, भेजा गया था सुख शांति बनाए रखने के लिए। उन्हीं के साथ झगड़ा हो जाएगा किसका, LTTE वालों का। ठीक है, उनका आपस में झगड़ा होगा। फिर फाइनली 89 में क्या करना पड़ेगा, इसे विड्रॉ करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि बिना ऑब्जेक्टिव रीच किए, या फिर हम कहेंगे कि बिना कुछ किए, ये जो स्ट्रेटजी थी वो क्या साबित हुई, फेलियर साबित हुई। तो फिर ये यहीं पे कौन आएगा, यहीं पे आएगा ये प्रभाकरण। ये दिख रहा है मोटू सा, यही जो आदमी है टेडी बियर जैसा, इसका नाम क्या है, इसी का नाम है प्रभाकरण। दुनिया भर के लोगों को मरवाएगा। तो ये प्रभाकरण जो होगा ये क्या बनेगा, लीडर बनेगा। ये प्रॉब्लम चलती रहेगी और 1983 से लेके और कब तक, 2009 तक ये मामला चलता रहेगा। फिर ये कहेंगे कि LTT का जो लीडर है कौन है, ये प्रभाकरण, ये इसी को ही टपका देंगे। यूँ कहेंगे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो LTT का जो लीडर है 2009 के अंदर उसको टपका दिया। ये जो प्रभाकरण है, प्रभाकरण डाइड, समझे। जब ये मरा तो इसी के मरने के साथ फिर कहा गया कि इसकी आत्मा को भी शांति मिले और इस देश को भी थोड़ी शांति मिले। तो इसके बाद एक हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज भी चल रहा है। इसके बावजूद लेकिन जो बात है वो ये है कि श्रीलंका आज के टाइम पे भी क्या है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस टाइम पे आप ये मान के चलो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री थी किसके अंदर, साउथ एशिया के अंदर, जिसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। कब, 1977 में। समझते हो ना ओपन डोर पॉलिसी, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको अपनाया था। ये अपनाने वाली फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से एक थी। इसी के साथ साथ इन्होंने पॉपुलेशन जो ग्रोथ है इनकी उसको कंट्रोल किया है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो रिलेशंस हैं वो ठीक ठाक चलते हैं, अच्छे ही चलते हैं। इंडिया इनकी हमेशा मदद करता है। इंडिया और श्रीलंका ने फिर इसी के चलते क्या साइन किया था, FTA साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वायलेंट है आज के टाइम पे भी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं वो बीच में आके नेगोशिएट करने की बात करती हैं कि कैसे इनके बीच में आपस में नेगोशिएट करा के सुख शांति फैलाई जा सके। इसी के बावजूद मैंने बताया कि यहाँ पे जो श्रीलंका की डिस्पाइट वॉर एंड एथनिक डिफरेंसेस, इसके बाद भी जो श्रीलंका है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, वन ऑफ द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। तो इसी के चलते ये सारा काम चलता है। अब लास्ट जो टॉपिक हैं वो हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के, यानी कि आपस में हमारे झगड़े क्या चलते हैं। तो इसके अंदर एक जो झगड़ा है सबसे पहले हमें पता है वो किसके साथ है, वो है हमारा पाकिस्तान के साथ। समझे, इंडिया और पाकिस्तान के क्या झगड़े चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो झगड़ा है ये शुरुआत से ही चलता आ रहा है। राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस और आज तक इंडिया और पाकिस्तान जो है उनके बीच में आपस में झगड़े चलते आ रहे हैं। समझे, सबसे पहला जो झगड़ा है वो हमें ऑब्वियसली पता है, वो क्या है, वो है कश्मीर वाला इशू। ठीक है, कश्मीर के अंदर ये घुस गए थे कब, 1947-48 में, और POK को हथिया लिया था, दिखाया था ना मैंने ऊपर। तो उसको लेके झगड़ा चलता रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ये देखो, शुरुआत में पाकिस्तान जो था उसने जम्मू कश्मीर को क्लेम किया था, कहा था ये हमारा पार्ट है, लेकिन बना नहीं। फिर बाद में इनके बीच में आपस में लड़ाई हुई और POK को हथिया लिया। फिर इंडिया ने इसी के लिए क्या बनाई, फिर यहाँ पे यहीं पे इंडिया को बनानी पड़ी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। याद रखना है, लाइन ऑफ कंट्रोल अलग है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग है। LAC जो है वो है चाइना के साथ, ठीक है, और जो LOC है वो किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। फिर इसी के साथ साथ 65 में हमारी फिर से लड़ाई हुई,
पाकिस्तान ने दोबारा से कोशिश करी कश्मीर की, लेकिन फेल हो गया। फिर 71 में वॉर हुआ, जिसके अंदर इंडिया ने क्या बना दिया, इंडिया ने दोबारा से इसको हराया और एक नया कंट्री बना दिया था। अभी हम सारा देख के आए हैं, कौन सा, बांग्लादेश। ठीक है, इसी के साथ कारगिल लड़ाई हुई थी, कारगिल की लड़ाई में इंडिया जीत गया था। अगले जो ही कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं जो चलते रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर का, हाईएस्ट ग्लेशियर जो है, इसके ऊपर भी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है उससे सियाचिन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान इसको भी हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए है। पाकिस्तान भी कोशिश करता है और चाइना भी। ठीक, नेक्स्ट है न्यूक्लियर आर्म रेस, दोनों के बीच में हुई थी 98 के अंदर। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया था जो सक्सेसफुल हुआ, और पाकिस्तान ने भी इसी के रिस्पॉन्ड में क्या किया था, छगाई हिल्स में किया था जो सक्सेसफुल हुआ। हालांकि ये हमारे से कुछ 1-2 महीने बाद में हुआ था, लेकिन दोनों ही आज के टाइम पे न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेररिज्म को लेके। इंडिया वाले ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एजेंसी ISI को बताते हैं कि दुनिया भर के टेररिस्ट ये हमारे देश के अंदर भेजते हैं और हमला कराते रहते हैं। इसी के साथ साथ जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको भी सपोर्ट करने का काम करते हैं पाकिस्तान वाले, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म चलता है उसको भी सहायता देते हैं। कौन, उसमें भी आग में घी डालने का काम करते हैं पाकिस्तान वाले। अब पाकिस्तान वही बोलता है कि जो इंडिया है, इंडिया सिंध और बलूचिस्तान में घुस के हमारे देश को तोड़ना चाहता है, हालांकि वो पहले ही टूटा हुआ है। खैर, फिर अगली चीज़ है वाटर डिस्प्यूट। अब ये देखो, इंडस वाटर ट्रीटी के बावजूद इन दो देशों के बीच में झगड़ा चलता रहता है कि इंडिया ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कुछ इतना बुरा किया नहीं है जितना वो बोलता है। नेक्स्ट है सर क्रीक का इशू। ये जो सर क्रीक है ये कहाँ है, ये देखो, जो गुजरात वाला रीजन है, ये शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो गुजरात वाला रीजन है, गुजरात राजस्थान वाला रीजन है, वहाँ पे एक जगह है सर क्रीक। अब सर क्रीक के अंदर क्या है, यहाँ पे मरीन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, समझे। तो जहाँ पे भी रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, हर कंट्री चाहता है कि ये मेरा हिस्सा हो। तो कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं इतना इस लाइन के उधर वाला हिस्सा मेरा, वो कहता है उधर के लाइन वाला हिस्सा मेरा। अब यूँ कहोगे कि तो फिक्स क्यों नहीं कर लेते बाउंड्री। असल में दिक्कत क्या है, वो थोड़ा दलदल वाला एरिया है, उसके अंदर जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स नहीं है, वो आगे पीछे होती रहती है। मतलब मैंने आज यहाँ लाइन खींची है तो कल यही लाइन यहाँ पहुँच जाए, कल यही लाइन यहाँ पहुँच जाए, तो इसीलिए वहाँ पे बाउंड्री फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सर क्रीक का भी जो इशू है वो भी चलता रहता है आपस में। तो इसीलिए कहा गया है कि करंट के टाइम पे क्या है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में न्यूक्लियर डेटरेंस जो है उसको लेके ये बोला जाता है कि हाँ भाई, असल में तो हमें आमने सामने इतनी लड़ाई करनी नहीं चाहिए, सुख शांति बनाए रखनी चाहिए, आपस में जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं उन सब से एक दूसरे देश के अंदर शांति बनानी चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया एंड इट्स नेबर। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो भाई अफगानिस्तान से करता है, पाकिस्तान से करता है, नेपाल से करता है, भूटान से करता है, बांग्लादेश से करता है, म्यांमार से करता है, और श्रीलंका से हम कह सकते हैं मरीन बाउंड्री शेयर करता है, और नीचे करता है मालदीव से। इसी के अंदर वही बता रखे हैं कि कौन कौन सी रिवर के साथ क्या इशू चलता है। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है। तो बांग्लादेश में एक तो झगड़ा है, वो किसको लेके है, 2 रिवर्स को लेके है, गंगा को लेके और ब्रह्मपुत्रा को लेके। बांग्लादेश वाले कहते हैं कि इंडिया वाले पानी नहीं भेजते। नेक्स्ट है इलीगल इमिग्रेशन का। आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट इंडिया के अंदर घुस जाते हैं, तो इंडिया ने उसी को ही रोकने के लिए, आपने देखा होगा रोहिंग्या मुस्लिम्स वाला जो इशू हो, इसी के साथ साथ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट लेके आई थी सरकार, उसको लेके जो आक्रोश था, वो सारी चीज़ें इसी को लेके, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। तो बांग्लादेश वाले इससे भी नाखुश रहते हैं, अब पता नहीं क्यों। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू। उसमें क्या है, जो इंडिया है वो बोलता है कि जो बांग्लादेश वाला है ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स को अपने देश के अंदर जगह देता है, बहुत सारे टेररिस्ट यहाँ पे छुप के बैठते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड के अंदर बांग्लादेश जो है वो रिफ्यूज़ करता है क्या करने के लिए, इंडिया को अपना नेचुरल गैस जो है उसको इंडिया में भेजने से मना करता है। क्या कहता है कि अच्छा, बांग्लादेश के पास अच्छा खासा नेचुरल गैस है लेकिन वो इंडिया को देता नहीं है। तो इंडिया ने कहा था म्यांमार के साथ, जो म्यांमार है, म्यांमार से हम ट्रीटी साइन कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में भी जो बांग्लादेश है उसने कहा कि मैं अपने यहाँ से पाइप नहीं गुजरने दूंगा। तो ये भी आपस में झगड़ा इनका चलता रहता है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप क्या है, तो धीरे धीरे जो ट्रेड का मामला है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई है। डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि जब भी झगड़ा कह रहा हूँ, जब भी कोई आपदा आती है तो इंडिया हमेशा मदद करता है बांग्लादेश की, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे इसी के साथ साथ बाढ़ आए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी के साथ साथ अगला जो हमारा कंट्री है वो है नेपाल।
अब नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन जो है वो ठीक ठाक हैं, बोलते हैं हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। तो इसी के चलते बहुत सारे जो लोग हैं नेपाल के वो भी इंडिया के अंदर आके काम करते हैं, पता होगा आपको। ठीक, अब इसी के साथ साथ यहाँ पे जो दोनों कंट्रीज हैं इनके अंदर आप बिना वीज़ा के और बिना पासपोर्ट के क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। ठीक, इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है। झगड़ा क्या चलता है, नेपाल अब साइड ले रहा है किसकी, चाइना की। इंडिया को ये चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती। माओइस्ट मूवमेंट चलता है कहाँ पे, नेपाल के अंदर, जिसके अंदर इंडिया जो है वो नेपालीज माओइस्ट जो है उनको सपोर्ट करने के लिए बोलता है कि भाई ये जो माओइस्ट लोग हैं इनके चलते नेपाल का कहना है कि कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है वाटर डिस्प्यूट, तो पानी का भी झगड़ा चलता है। उसमें बोलता है कि जो इंडिया है वो कोशिश करता है कि जितना भी रिवर्स का पानी है वो उन्हीं के पास रहे। क्यों, क्योंकि रिवर के पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इंडिया को बोलता है कि इंडिया वाले अपने रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। आज के टाइम पे जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक चल रही है, स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमें पता है तमिल एथनिक इश्यूज चल रहा है, जिसके अंदर जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं कहाँ की, श्रीलंका की, उनका दुख देख के इंडिया वालों को ज़्यादा बर्दाश्त होता नहीं है। हमारा जो मिशन था वो सही से काम नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है दोनों देशों के अंदर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो भी चलते रहते हैं। श्रीलंका कई बार बोलता है कि जो उसके इंटरनल इश्यूज हैं उसमें इंडिया आके अपनी टांग घुसाता है। ठीक है, बांग्लादेश वाले जो हैं वो जैसे इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया ट्रेड बुली है, यानी कि अपना सामान हमारे देश में आके बेचता है लेकिन हमारा सामान खरीदता नहीं है। कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप क्या है इनके बीच में, तो भाई इन्होंने FTA साइन किया था, मैंने अभी भी बताया था आपको। फिर इसी के साथ साथ इंडिया हमेशा ही जब सुनामी आती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आती है तो हमेशा मदद करता है। आज के टाइम पे भी जब इनको IMF वगैरह ने लोन देने से मना किया तब भी इंडिया ने क्या किया, इसे लोन प्रोवाइड किया है। इसी के साथ साथ जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, हम्बनतोता पोर्ट है और पोर्ट्स हैं, उसकी डेवलपमेंट करने का काम कौन करता है, इंडिया करता है। ठीक, नेक्स्ट है भूटान के साथ रिलेशन क्या है, तो इसके साथ अच्छे रिलेशन है हमारे, भूटान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं, और इसी के साथ साथ शुरू से ही हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। और इंडिया इसी के साथ साथ भूटान के अंदर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी इंडिया ने काफ़ी सारा पैसा लगाया हुआ है। मालदीव्स के साथ क्या हिसाब किताब है, तो मालदीव के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो अच्छे चलते हैं। क्यों, क्योंकि मालदीव्स के अंदर जो टूरिज़्म है वो बहुत जाता है, कहाँ से, इंडिया से। मालदीव जो है टूरिज़्म बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादातर जो पैसा है वो टूरिज़्म से कमाया जाता है और इंडिया से दबा के लोग यहाँ पे जाते हैं। तो इनके जो ओवरऑल रिलेशन है वो अच्छे चलते हैं। इंडिया ने 88 के अंदर जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो भेजी थी कहाँ पे, ताकि एक इसके ऊपर कूप होने वाला था जिसके अंदर यहाँ पे एक आदमी था। असल में क्या है, चलो बता ही देता हूँ मैं आपको। 1988 के अंदर असल में क्या है, एक आदमी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अब्दुल मुत्ताफ़ी, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो अब्दुल मुत्ताफ़ी। ये जो अब्दुल मुत्ताफ़ी है ये मान लीजिए कि यहाँ का सबसे अमीर आदमियों में से एक है। इसको श्रीलंका के जो मर्सनरीज हैं इसने उनको हायर किया। ये जो अब्दुल मुत्ताफ़ी है इसके पास बहुत पैसा है, इसने श्रीलंका से मर्सनरीज को हायर किया और कहा कि क्या करो तुम, यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंट है इसको जेल में डालो तुम। ठीक है, अब इसी चीज़ के लिए ये यहाँ से जब मर्सनरी भेज रहा था, श्रीलंका जो है, श्रीलंका से कहाँ जा रहे थे वो, मालदीव्स। तो इसके बीच में जो इंडियन नेवी है वो आ गई और आके इसका जो प्लान था उसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक, इसी के चलते ये सारा काम चलता है। फिर इसके बाद लास्ट में जो कंट्री आती है वो क्या है, वो बता रखा है कि साउथ एशिया में पीस कैसे बना रखा है, तो सार्क बना रखी है, साफ्टा बना रखी है, ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, क्या क्या यहाँ पे काम चलता है, सार्क के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। साफ्टा क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, ये बिल्कुल लास्ट है हमारा। इसके अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में एक है चाइना और एक है USA। अब देखो साउथ एशिया के अंदर चाइना भी नहीं है और USA भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जो हैं हमारे जो रिलेशंस होते हैं उनके अंदर आके बहुत इंटरफेयर करते हैं। इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और ये जो ट्रेड है डेफिसिट का है। डेफिसिट का अर्थ है कि इंडिया हमेशा घाटे में रहता है चाइना के साथ। इसी के साथ साथ चाइना ने जो पाकिस्तान है उसके साथ जब दोस्ती करता है तो इंडिया के लिए वो एक संकट का विषय बन जाता है, मतलब कि आपस में जब ये दोनों कोलैबोरेट करते हैं तो इंडिया को नुकसान होता है उससे।
नेक्स्ट इज यूएसए। यूएसए का भी हमें पता है, यूएसए इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाई मेंटेन करता है, इसी के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी करता है, समझे। एक टाइम तक तो ये पाकिस्तान के ही बेस्ट फ्रेंड थे, इंडिया के साथ नहीं थे। इसी के साथ साथ रीजनल मीडिएटर में आके कहता है कि मैं तुम्हारे झगड़े शांत कराऊंगा, हालांकि असल में जो रीजन है वो यूएसए ही रहता है ज़्यादातर झगड़ों का। खैर, अब ये सारा जो काम है, इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है उसका क्या होता है, उसका होता है दी एंड। समझे बात। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, पूरा हमने कवर कर लिया। इसी के साथ साथ ये देखो, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये सब मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, सारे इंक्लूड कर रखे हैं। यदि आपको ये चाहिए तो इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं डाल दूंगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अभी भी यदि आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से 1.5x या 2x पे देख लेना। इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं एंड। आपका इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।